अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 1.2, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करनी है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं और उस ब्रांच के अंदर हमने किस किस चीज़ को किस किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना था। आज है मैटर और मैटर की स्टेट्स, इसके ऊपर डिटेल टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर के बारे में। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम कहते हैं कि वो मैटर है। Anything that has mass and occupies space is called matter। अगर हम इसकी स्टेट्स की बात करें तो इसमें 4 तरह की स्टेट्स आती हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा है। लेकिन इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ना, उनको हम कहते हैं कि इसकी प्राइमरी स्टेट्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा जो है इसकी 4th स्टेट है, जिसको हम आयोनिक स्टेट भी कहते हैं। जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब ये सारी की सारी चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहले है कि हमने इस मैटर को इनके स्टेट्स के अंदर क्यों डिवाइड किया और इस स्टेट का फ़ायदा क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल किस वाली स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो इसको डिफरेंट करना इस वजह से था क्योंकि ये 3 रीजंस थी इसकी। सबसे पहले कि उनके दरमियान इनके मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके दरमियान इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी है, उसके अलावा उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, और इसके अलावा इनके पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है। ये 3 मेन वजूहात थी जिनकी बेस पे हमने इस मैटर को 4 स्टेट्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है या डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि सॉलिड है। सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड को लिक्विड, गैस और प्लाज्मा से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर उसकी जो शेप है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मतलब कि इसकी शेप बिल्कुल फिक्स्ड होती है। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की शेप भी फिक्स्ड होती है। मतलब यहाँ पर कोई भी टुकड़ा ले लो किसी भी चीज़ का, अगर वो सॉलिड है तो उसकी शेप भी प्रॉपर होगी और उसके अलावा उसका वज़न भी उतना ही होगा जितना हमने उसकी क्वांटिटी को लिया है। अगर हम यहाँ पर इसके पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। लेकिन उनकी अरेंजमेंट फिक्स्ड होने के बावजूद वो क्या करते हैं, एक दूसरे से एक तरह से वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करते हैं अपनी जगह पर फिक्स रहकर। जैसे अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल इसका इधर है और दूसरा मॉलिक्यूल इसका बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये रिजिड स्ट्रक्चर बना रही है। इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन ये जो पार्टिकल आपस में बिल्कुल कंबाइन हुए हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन करते रहते हैं। या तो ये वाइब्रेशन करेंगे या फिर ये ऑसिलेशन करेंगे। पार्टिकल्स डेफिनेट शेप रखते हैं, किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड की टाइप ले लें आप, वो क्या होगा, वो डेफिनेट शेप रखता होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगा और इसके अलावा इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे। अब इनके दरमियान के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि इन दोनों की जो फोर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और यही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी शेप और इसके वॉल्यूम को क्या करती है, डिफाइन करती है, डेफिनेट रखती है। और इसी क्लोजली पैक्ड और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है और ये इनकम्प्रेसिबल हो जाते हैं। इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो भी हाई हो जाती हैं। तो ये चीज़ें एक सॉलिड को बाकी तमाम स्टेट्स के ज़रिए डिफ्रेंशिएट करती हैं। अगर हम बात करें इसके अगली स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि लिक्विड है। लिक्विड के अंदर किसी तरह की शेप फिक्स्ड नहीं होती। इसको जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस भी अपरेटस के अंदर डालेंगे, ये लिक्विड उसी की शेप ले लेगा। इसकी वजूहात हैं कि पार्टिकल्स का एक दूसरे से एक मखसूस फासला रखना। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में ये जो पार्टिकल्स हैं इनका एक मखसूस डिस्टेंस होता है, और इस डिस्टेंस की वजह से इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड की निस्बत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, मतलब उनके दरमियान इतनी सिग्निफिकेंट होंगी कि ना तो वो बहुत ज़्यादा है और ना ही वो बहुत कम है, लेकिन एक मखसूस हद तक है।
तो फिर उनकी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको जिस भी चीज़ के अंदर डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। लेकिन इसकी मखसूस और सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। मतलब आपने अगर 10 ml वाटर लिया है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर आता है, अगर हमने 10 ml वाटर लिया है, उसको बेशक एक ग्लास के अंदर डालो या फिर किसी बड़े बर्तन के अंदर डालो या फिर उसको फ्लास्क के अंदर डालो या टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, वो शेप तो अपनी चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर्स, वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो 10 ml ही रहेगा। ये इस वजह से है क्योंकि उनके दरमियान की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सिग्निफिकेंट है। इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स के सिग्निफिकेंट होने की वजह से इसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते और इनकी डेंसिटीज़ जो है वो गैसेस से हायर होती हैं, लेकिन वो सॉलिड से क्या होती हैं, कम होती हैं। इसके अलावा इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स। अब हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। फिक्स रहने के बाद वो क्या काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। जुड़े होने के साथ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना लिक्विड्स की, और हमने कहा कि इनके दरमियान एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो इसके डिस्टेंस के होने की वजह से इनके दरमियान की फोर्स जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। जब इनके दरमियान की फोर्स जो है वो कम हुई है तो फिर इनके पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो ऑसिलेट कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इनकी मूवमेंट की वजह से इनकी शेप फिक्स नहीं रहती, और ये मूवमेंट की वजह इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स और इनका डिस्टेंस है। ये चीज़ जो है इनकी मूवमेंट, ये कहीं भी रैंडमली मूव कर सकते हैं, कहीं भी रैंडमली एक फिक्स डिस्टेंस पे रहते हुए मूव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो लिक्विड्स हैं। अगली जो स्टेट है मैटर की स्टेट, वो है हमारे पास गैसेस। अब गैसेस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर शेप और वॉल्यूम कोई भी फिक्स्ड नहीं होता। इनकी शेप और इनका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है इनके डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। किसके फोर्स और किसके डिस्टेंस के ऊपर, इनके पार्टिकल्स के, कि पार्टिकल्स कितने दूर हैं, उनके दरमियान की इंटरमोलिकुलर फोर्स कितनी है, और उसके अलावा उनकी अरेंजमेंट कितनी है, जैसे कि हमने पहले बताया था। अब यहाँ पर इनके पार्टिकल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। जैसे हमने बात की सबसे पहले सॉलिड की, सॉलिड के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड्स के अंदर इनके पार्टिकल जो है वो थोड़े से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है और पार्टिकल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना गैसेस की, तो गैसेस का जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से अब ये देखें, ये बहुत ज़्यादा करीब है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इतने ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन दूर है, एक सिग्निफिकेंट इनके पास डिस्टेंस है। लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर है, इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। जब इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगी, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, इनके दरमियान किसी तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, तो फिर इनकी शेप और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर बेस्ड करती हैं, उनके डिस्टेंस के ऊपर बेस करती हैं और उस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर बेस करती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से क्या हो सकते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और इनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, लो होती हैं। ये गैसेस जो है ना एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि हर जगह पर पाई जाती है। अगर हम एयर की बात करें, अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर बात करें कि हमने उसको फिक्स भी कर दिया है ना, तो फिर भी उसके अंदर हमारे पास गैसेस पाई जाएंगी, क्योंकि गैसेस क्या है, एक ऐसा मजमुआ है किस चीज़ का, जैसे कि अगर हम हवा की बात करें तो हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, वो भी हमारे पास हर जगह मौजूद होती हैं। अगर हम कमरे को बंद भी कर लें तो फिर भी हमारे पास गैसेस होंगी, हम सांस ले सकते हैं, और सांस लेना का अमल क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। और वो चीज़ क्या है हमारे पास, वो भी गैस है। अगर हम इसको लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं, प्लांट्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर इनटेक होना या आउटटेक होना किस चीज़ का, गैसेस का। इंसानों के अंदर इनटेक और आउटटेक होना किस चीज़ का, गैसेस का। वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो गैसेस हैं। ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना ही इनको छू सकते हैं, लेकिन हम इनको महसूस कर सकते हैं।
ये चीज़ें ना तो फिक्स्ड शेप रखती हैं ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम रखती हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान का डिस्टेंस, इनके दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर कि पार्टिकल्स के दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनका डिस्टेंस और उनके अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा दूर और ईजिली कंप्रेस होने के साथ इनकी डेंसिटीज़ भी लो हैं। अगली स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या चीज़ है? एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम कहते हैं कि ये फोर्थ स्टेट है, लेकिन ये आमतौर पर देखी नहीं जाती। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि एक तो ये आयनिक स्टेट है, आयंस की फॉर्म में पाई जाती है, और दूसरा कि इनके पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है, और कौन सी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होगी। मतलब इनके पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, आयनिक फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन हम इस प्लाज्मा को इस तरह से भी कंसिडर करते हैं कि एक ऐसी पार्शली आयोनाइज्ड गैस है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स पाए जाते हैं। एक ऐसी आयोनाइज्ड गैस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स पाए जाएं, उसको भी हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में तो हमारी डिस्कशन होगी कि काइनेटिक एनर्जी रखती है, आयनिक स्टेट है, पार्शली आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहाँ देख सकते हैं। ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, ये बल्ब वगैरह के अंदर वो जो ट्यूब लाइट्स होती हैं जिसके अंदर रोशनी हर तरह की देखी जाती है, उसको हम कहते हैं कि वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं कि ये ट्यूब्स जो हैं ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं। अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग क्या है? बिजली का चमकना। तो बिजली का चमकना क्या चीज़ है? वो भी प्लाज्मा है, वो भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और वो भी क्या है? आयनिक फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें वेल्डिंग आर्क की, कि जब हम वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं उसके अंदर से जो चिंगारियाँ निकल रही हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो किसके बारे में डिस्कस की हैं? मैटर के बारे में, और मैटर की 4 टाइप्स के बारे में, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐसी स्टेट्स हैं जो कि प्राइमरी स्टेट्स हैं, और प्लाज्मा उसकी ऐसी फोर्थ स्टेट है जो कि आयोनिक स्टेट है। हमने बात की थी इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर की, और हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर थी वो थी 4 तरह की: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन हमने जब देखा अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि हमने सबसे पहले यही कहा था ना केमिस्ट्री के बारे में कि हमारी केमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ के रूटीन में जो है जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी, बेशक देखना, सुनना, टच करना, हर चीज़ के अंदर केमिस्ट्री पाई जाती है। तो जब हमने इस पर गौर व फिक्र किया तो हमें ऐसी चीज़ें पता लगी कि कुछ ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर भी हैं जो ना तो सॉलिड है, ना ही वो लिक्विड है, ना ही वो गैस है। मतलब वो उनके दरमियान की इंटरमीडिएट स्टेट है, जिसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है वो किसी गैस के साथ मिल रहा है, मतलब इन दोनों की कंबाइंड स्टेट है, या फिर कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड के साथ मैच होकर एक इंटरमीडिएट फॉर्म बना रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेट बना रहा है। अब हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट की बात करनी है। सबसे पहले है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स और दूसरा है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या है? अब यहाँ पर अगर हम इस बात को पॉइंट आउट करें ना, तो हमारे पास होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो लिक्विड है, अगर लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? अगर हम लिक्विड और सॉलिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो इस स्टेट को हम क्या करेंगे? मतलब लिक्विड का या गैस के साथ कॉम्बिनेशन है या फिर सॉलिड के साथ कॉम्बिनेशन है, इनकी बेस पे, इनकी इंटरमीडिएट होने की बेस पे हमने क्या कहा है? इन दोनों को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या चीज़ है? एक ऐसी हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया है ना कंप्रेस्ड का, ये क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एक है लिक्विड और एक है गैसेज। जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तो हमने कहा था कि लिक्विड्स के दरमियान जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, मतलब वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते। लेकिन जब हमने गैसेस की बात की थी तो गैसेस जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर थी जिनको हम इजीली हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। अब एक ऐसी स्टेट जिसमें हम गैसेस, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हम किस मैटर की टाइप को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, और इसमें हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये कंप्रेस हो सकती हैं। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया और इनकी इंटरमीडिएट स्टेट बनाई, इन दोनों का एक दरमियानी रास्ता बनाया, तो फिर हमने कहा कि वो जो दरमियानी रास्ता है उसको हम हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है जिसको हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम दे दिया।
अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की दो तरह की स्टेट के अंदर है, या तो वो गैसेज होंगी या फिर वो लिक्विड, और इन दोनों का दरमियानी स्टेट होगी। ये कहाँ कहाँ यूज़ की सकती हैं, ये बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें तो वो सुपर क्रिटिकल, तो यहाँ पर वो आती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अगर हम बात करें लिक्विड और सॉलिड की, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स के ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें, जो लिक्विड की भी और सॉलिड की भी। अब यहाँ पर जो सॉलिड की बात हो रही है वो हो रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, सॉलिड जो है ना वो दो तरह के स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, दो टाइप्स हैं इसकी। एक टाइप होती है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड, एक टाइप होती है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जिसके अंदर फिक्स्ड शेप होगी, मतलब जिस तरह से अगर हम रॉक की बात करें, अगर हम जेली की बात करें, तो जेली जो है ना वो थोड़ी सी पुलपुली टाइप होती है, लेकिन रॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। इनके रिजिडिटी की बेस की बात करें तो उनको दो तरह की कैटेगराइज किया जाता है, अमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन में। लेकिन जब हम लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करते हैं ना, इसमें हमने जिस टाइप ऑफ सॉलिड की बात की है वो है क्रिस्टलाइन, मतलब इसके अंदर जो सॉलिड यूज़ होगा वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर का होगा। और लिक्विड, इन दोनों के दरमियान की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन दोनों के दरमियान की जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे कि वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। अब ये लिक्विड क्रिस्टल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये किसी भी चीज़ को नेविगेट करने के लिए पाए जाते हैं, ये हमारे पास क्लॉक्स में पाए जाते हैं, वॉच वगैरह में पाए जाते हैं, कंप्यूटर की मॉनिटरिंग वगैरह में पाए जाते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट्स कहलाती हैं। हम बात करते हैं ग्राफीन की। ग्राफीन जो है ना एक सॉलिड की एग्जांपल है, लेकिन ऐसा सॉलिड, ऐसा क्रिस्टल जो कि 2 डायमेंशन के अंदर पाया जाए, जो 2D स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाए, एक ऐसा क्रिस्टल, एक ऐसी सॉलिड की एग्जांपल, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो ग्राफीन है। अब ग्राफीन बनता किसके ज़रिए है, ये कार्बन एटम से मिलकर बनता है, लेकिन ये कार्बन एटम अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो हेक्सागोनल पैटर्न बना देते हैं। हेक्सागोनल पैटर्न का मतलब होता है कि अपने आप को 6 कॉर्नर्स के अंदर, हेक्सा का मतलब होता है 6, कि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करें कि एक लेयर के अंदर, एक पैटर्न के अंदर जो है वो 6 कार्बन एटम्स अरेंज हो जाएं, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो हेक्सागोनल है। और दूसरी बात ये कि इनका स्ट्रक्चर जो है ना, ये 6 कार्बन्स, ये एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ये चीज़, इसको हम कहते हैं कि ये हेक्सागोनल है, कि ये एक सर्कुलर फॉर्म भी है और इसके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो कितनी है, 6 है। इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को हम कहेंगे कि ये हेक्सागोनल पैटर्न है। इस हेक्सागोनल पैटर्न में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, सिंगल लेयर के अंदर अरेंज होंगे, सिंगल लेयर के अंदर, ठीक है। और यही पैटर्न इसको बहुत ज़्यादा टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल बनाता है, और इसी वजह से इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक ऐसा सॉलिड का, एक ऐसे सॉलिड की एग्जांपल जिसका स्ट्रक्चर जो है वो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल का हो और इसके अंदर कार्बन एटम्स अपने आप को सिंगल लेयर में अरेंज करें, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कैसी हो, हेक्सागोनल पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। लेकिन वही हेक्सागोनल पैटर्न उनको टफ, फ्लेक्सिबल, लाइट मटेरियल और उनकी रेजिस्टेंस को हाई कर दे, उस मटेरियल को हम कहेंगे कि वो क्या है, ग्राफीन है। अगली आखिरी जो आज की हमारी स्टेट ऑफ मैटर है वो है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि कॉमनली तौर पे इनकाउंटर्ड नहीं होती, मतलब इनको हम आम जगहों पे नहीं देख सकते। जिस तरह अगर हमने बात की थी प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा को हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में या वेल्डिंग आर्क में या लाइटनिंग में देख सकते थे, लेकिन एक्सोटिक स्टेट एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम इन तमाम कंडीशंस में नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए जो कि क्वांटम के अंदर चली जाती हैं। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो इस वाली स्टेट के अंदर, ये जो एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है कि जब किसी भी एटम का टेम्परेचर हम इतना ज़्यादा लो कर दें, इतना ज़्यादा कि वो अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे चला जाए, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस स्केल पे इसका टेम्परेचर चला जाए और वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नियर हो या उसके करीब चला जाए, तो फिर वो क्वांटम के अंदर चला जाता है और वो एक ही पार्टिकल बन जाता है।
यहाँ पर अगर हम बात करें ना एटम की, तो एटम जो है अगर उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हम लो कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में कि उसका एटम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो कर दिया कि वो अपने उसके अंदर चला गया है, क्वांटम के अंदर चला गया है, तो फिर वो अपने आप को बिहेव करवाएगा एक सुपर फ्लूइड की तरह। यहाँ पर इस टेम्परेचर पे जाकर, इस कंडीशन में जाकर, इस स्टेट के अंदर जाकर वो क्या कर रहा है, अपने आप को एटम से सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करवा रहा है। इस तरह के स्टेट्स को, इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस को हम कहते हैं कि वो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। और इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियर मैटर हो गया, डार्क मैटर हो गया, क्वांटम स्पिन लिक्विड हो गया। अब एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं ज़्यादातर। एक है कि हमने इसका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर करेंगे तब भी वो एक्सोटिक स्टेट चला जाएगा। अगर हम इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की, या इसके इतना ज़्यादा लो कर दिया कि वो क्या चला गया है, क्वांटम के अंदर चला गया, तो फिर भी वो क्या होगा, एक्सोटिक स्टेट होगा। कि इस तरह की अगर कंडीशंस एक्सट्रीम आ जाएं तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहेंगे कि वो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है।